बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग केमिस्ट्री का सबसे पहला जो चैप्टर है उसको मुकम्मल तौर पे थॉरोली स्टडी करेंगे और ये वीडियो है उन बच्चों के लिए जो अपने एमसीक्यूज़ के हवाले से जितने भी टेस्ट हैं उनकी तैयारी करना चाह रहे हैं, ठीक है। और अगर कोई बच्चा टॉपिक वाइज़ अभी स्टार्ट करना चाह रहा है जिसका एफएससी अभी स्टार्ट है तो ये वीडियो उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। अपने टेस्ट की तैयारी ये सिर्फ टेस्ट की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए है। फॉर एग्जांपल अगर किसी बच्चे ने एमकैट का टेस्ट देना है, पीपीएससी का टेस्ट देना है, एफपीएससी का टेस्ट देना है, ईकैट का टेस्ट देना है या फिर इंडियन बच्चों के लिए है जो कि एनसीईआरटी और नीट वगैरह के टेस्ट दे रहे हैं, तो ये केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है जिसमें मेन चीज़ें बताई जाती हैं कि एटम के अंदर ये होता है और फलां बंदे ने ये डिस्कवरी की थी, फार्मूलाज के हवाले से ग्राम फार्मूला मैथ्स एवोगैड्रो नंबर एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें इसके अंदर मुकम्मल तौर पे कवर हो जाती हैं। आपको मेन जो पॉइंट्स हैं वो बताए जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जे बर्ज़िलियस डिटरमाइंड द एटॉमिक मैसेज एंड सिंबल्स ऑफ एलिमेंट। जे बर्ज़िलियस ने क्या किया था, एटॉमिक मैसेज और एलिमेंट्स के सिंबल्स को बताया था, सबसे पहला बंदा, ठीक है। और उसके बाद डायमीटर एटम का बताया गया और वो कौन सा है, 0.2 नैनोमीटर या फिर 2 एंगस्ट्रॉन, ठीक है। ये वैल्यू है, ये कुछ वैल्यूज़ हैं, आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद कर लेनी है, एमसीक्यूज़ में बड़ी ज़्यादा काम आती हैं। अगर आपको एक ये वीडियो देखने से, कुछ देर की जो वीडियो है, अगर आपके 5-7 नंबर बन जाते हैं तो नॉट अ बिग डील। द मास ऑफ एटम रेंजेस फ्रॉम 10⁻⁻27 टू 10⁻⁻25 kg एंड 1 AMU की वैल्यू 1.66 क्रॉस 10⁻⁻24 ग्राम। साइज ऑफ नेगेटिव आयन, ये तो जस्ट वैल्यूज़ है ना जो आप लोगों को याद करनी है। ये इसके लिए कोई ख़ास कॉन्सेप्ट नहीं है, आप लोगों को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी इनको याद करने के लिए। आगे कॉन्सेप्चुअल चीज़, साइज ऑफ नेगेटिव आयन इज़ ग्रेटर दैन द न्यूट्रल एटम, ठीक है। नेगेटिव आयन का जो साइज़ है वो किससे, न्यूट्रल एटम से, उसके अपने न्यूट्रल एटम से बड़ा होगा। अब इस बात को इलेबोरेट करती चलूँ कि नेगेटिव आयन कब बनेगा, एनायन कब बनेगा, जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आपके एटम के अंदर आएगा, ठीक है। जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर से एटम के अंदर आएगा तो इलेक्ट्रॉन्स की थोड़ी सी रिपलियन होगी जिसकी वजह से वो थोड़ा सा दूर हो जाएंगे और एटम का जो साइज़ है वो बढ़ जाएगा, सही है। इस वजह से भी साइज़ ऑफ नेगेटिव आयन ग्रेटर होगा और दूसरी चीज़, एक चीज़ अंदर आके ऐड हो रही है तो इस वजह से भी, ठीक है। तो साइज़ ऑफ नेगेटिव आयन इज़ ग्रेटर दैन द न्यूट्रल एटम एंड वाइस वर्सा। और पॉजिटिव आयन के अंदर हम क्या करते हैं, जब कैटायन बनता है तो हम एक इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकालते हैं। जब इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकालेंगे तो बाकी इलेक्ट्रॉन्स आपस में, मतलब जो न्यूक्लियस की पावर है बाकी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर वो बढ़ जाएगी और वो उनको मज़ीद अपनी तरफ खींच लेगा, कंप्रेस हो जाएगी उनकी जो शेप है। दैट्स वाई द पॉजिटिव आयन इज स्मॉलर दैन द न्यूट्रल एटम। ओके, ग्रेटर द अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन स्मॉलर इट्स साइज देन, ठीक है। अब इस बात को समझे कि जितना पॉजिटिव चार्ज का जो है वो अमाउंट बड़ी होगी, यानी कि प्रोटॉन जितने ज़्यादा होंगे और इलेक्ट्रॉन जितने कम होंगे उतना साइज़ कम होगा। पिछली बात से ये चीज़ रिलेट कर रही है, मतलब हमने इलेक्ट्रॉन निकाले हुए हैं वहाँ से, पॉजिटिव करैक्टर फिर आपको समझ आ रही है ना कि बढ़ जाएगा और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कम होंगे तो उनके ऊपर उनकी जो है ग्रिप तो वो मजबूत हो जाएगी न्यूक्लियस की और फिर उसका साइज़ कम हो जाएगा। और न्यूट्रल एटम वाइस वर्सा फॉर नेगेटिव ऑन एनाइन। यहाँ तक तो आपको बात की समझ आ जानी चाहिए जो अब तक मैंने सारी बहस की है यहाँ तक। और रेडिकल केटाइन इज़ ऑलवेज, रेडिकल केटाइन इज़ अ कार्ड मॉलिक्यूलर आयन। ये आगे बात को डिस्कस करते हैं, याद रखनी इस बात को। आगे आप लोगों के टॉपिक में आ जाती है मास स्पेक्ट्रोमेट्री, तो उसके और कंबस्शन एनालिसिस, उसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे लिख दिए मैंने। द प्रेशर ऑफ वेपर्स इन मास स्पेक्ट्रोग्राफ इज 10⁻⁻6 टू 10⁻⁻7 टार, ठीक है। कितनी, 10⁻⁻6 टू 7 टार ये प्रेशर है मास स्पेक्ट्रोग्राफ के अंदर, वैल्यू है उसकी, याद रखना। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 1000 टू 2000 वोल्ट। ये तो मास स्पेक्ट्रोग्राफ का थोड़ी सी चुनिंदा जो चीज़ें हैं ना वो यहाँ पे कर देंगे, सारी इंफॉर्मेशन उसकी जो है ना वो यहाँ पे डिस्कस नहीं की गई है। आगे कंबस्शन एनालिसिस है। कंबस्शन एनालिसिस के अंदर वाटर को कौन सी चीज़ ऑब्जॉर्व करती है, मैग्नीशियम क्लोरेट, और कार्बन डाइऑक्साइड को कौन सी चीज़ ऑब्जॉर्व करती है, 50% KOH, ठीक है। ये मैं जस्ट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ MCQs के हवाले से बात कर रही हूँ,
मुकम्मल एलेबोरेट नहीं कर रही हूँ, इंस्ट्रूमेशन और इसके अंदर जो जो चीज़ें आती हैं। ग्राम फार्मूला इज़ फॉर दो सब्सटेंसेस विच आर आयनिक इन नेचर, जो कि आयनिक हो नेचर में, दे डोंट हैव मालिक्यूल्स। फिर आगे आ जाती है थियोरेटिकल यील्ड इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन द एक्चुअल यील्ड। जो थियोरेटिकल यील्ड है, जो हम लोग जस्ट अपनी तरफ से अज्यूम करके लगाते हैं कि इतने मालिक्यूल्स इसके गए, इसके इतने मालिक्यूल्स गए हैं, तो वो जो हमारे पास एक्चुअल यील्ड आती है ना, उसकी निस्बत ग्रेटर होती है, क्योंकि ये तो हम लोग सोच रहे हैं ना, इसके अंदर कोई भी इंस्ट्रूमेंट की अगर ख़राबी है या कोई रिएक्शन में चीज़ और प्रोड्यूस हो गई है जिसकी वजह से हमारी यील्ड कम हो गई है, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने ज़्यूम नहीं की हुई, लेकिन एक्चुअल यील्ड में बाकी सारी चीज़ें आती हैं, तो इस वजह से एक्चुअल यील्ड कम होती है और थियोरेटिकल यील्ड हमेशा ज़्यादा होती है। और परसेंटेज यील्ड इंडिकेट्स द एफिशिएंसी ऑफ केमिकल रिएक्शन। परसेंटेज यील्ड क्या करती है? केमिकल रिएक्शन की एफिशिएंसी को इंडिकेट करती है कि जितनी ज़्यादा अच्छी परसेंटेज आएगी, उतना एफिशिएंट होगा वो केमिकल रिएक्शन। और मॉलिक्यूलर फार्मूला इज़ इक्वल टू एन इनटू एम्पिरिकल फार्मूला। इस चीज़ से हम लोग दो चीज़ों को डिटरमिन कर सकते हैं, एक मॉलिक्यूलर फार्मूला को और एक एम्पिरिकल फार्मूला को। मॉलिक्यूलर फार्मूले का सीधा-सीधा ये फार्मूला लिखा हुआ है कि एन मतलब नंबर ऑफ जो वहाँ पे एटम्स होंगे, और इनटू एम्पिरिकल फार्मूला उसका। फिर एम्पिरिकल फार्मूला को अगर हमने लिखना है तो सिंपल है, एन को इधर ही रहने दो और एम्पिरिकल फार्मूला को इधर ही रहने दो और एन को इधर आके डिवाइड कर दो। तो एन क्या है यहाँ पे? मोलर मास ओवर एम्पिरिकल फार्मूला मास। और परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट की, किसी भी एलिमेंट की अगर परसेंटेज मालूम करनी है कि मतलब इसके अंदर इससे हमारे पास कोई कंपाउंड है, तो उसके अंदर एक एलिमेंट की कंपोजिशन पूछी गई है कि इसकी कितनी कंपोजिशन है, तो वो इस फार्मूले से हम लोग मालूम कर सकते हैं कि मास ऑफ द एलिमेंट ओवर टोटल मास ऑफ द सब्सटेंस मल्टीप्लाई बाय 100। आगे एवरेज मासेस की बात की गई है। एवरेज मासेस of all isotopes of an element is called average और फ्रैक्शनल एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक है, कि जितने भी हमारे पास आइसोटोप्स हैं उनकी एवरेज निकाल लेनी है और हमारे पास ये फ्रैक्शनल एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट आ जानी है। द फ्रैक्शनल एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड अपॉन द, किस चीज़ पे डिपेंड करती है? एक होती है अबंडेंस, कि वो आइसोटोप्स कितने पाए जा रहे हैं, मतलब उनकी अबंडेंस कितनी है, किस मिकदार में है, और दूसरी चीज़ उनके नंबर। तो इन दोनों चीज़ों के ऊपर फ्रैक्शनल एटॉमिक मास डिपेंड करती है। फिर आगे मोल्स एंड मास एंड वॉल्यूम, ये नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, आगे ये नंबर ऑफ़ मोल्स आ जाते हैं, तो नंबर ऑफ़ मोल्स को फाइंड करने के लिए मास इन ग्राम्स ओवर मोलर मास। ठीक है, मास इन ग्राम्स को फाइंड करना है, हमें नहीं पता कि कितने ग्राम्स में मतलब कितना है उसका मास ग्राम्स में, तो हम नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स ओवर मोलर मास करते हैं और उनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं एवोगैड्रो नंबर के साथ। एवोगैड्रो नंबर अब तक तो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट एसटीपी क्या होती है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर कौन सा है? 0 सेंटीग्रेड, और प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर। तो ये कितना स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं? 22.414, एंड दिस इज़ नोन एज मोलर वॉल्यूम। तो मोलर मास ऑफ, यहाँ तक तो ये बात खत्म हो जाती है। आगे मोलर मास ऑफ अ गैस अगर हमने मालूम करना है किसी गैस का मोलर मास, तो वो मास ऑफ गैस इन ग्राम्स ओवर वॉल्यूम इन क्यूबिक डेसीमीटर मल्टीप्लाई बाय 22.414। ठीक है, आगे इसी के अंदर एंड पे आते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट्स। लिमिटिंग रिएक्टेंट्स कौन से होते हैं? जिनसे हमें पता चलता है कि कोई रिएक्शन कहाँ तक चलेगा, कहाँ पे आके रुक जाएगा। ठीक है, तो वो लिमिटिंग रिएक्टेंट से हमें पता चलता है ऐसा कोई भी रिएक्टेंट, मतलब रिएक्टेंट्स के अंदर जब प्रोडक्ट में उन्होंने चेंज होना है, तो रिएक्टेंट्स के अंदर ऐसा कोई भी रिएक्टेंट जो सबसे कम मिकदार में पाया जा रहा हो, ठीक है, तो वो हमें बताएगा कि जो रिएक्शन है वो कहाँ तक चल पाएगा। सही है, ज़ाहिर बात है, उसने सबसे पहले ख़त्म हो जाना है। जब उसने ख़त्म होना है तो रिएक्शन वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, चाहे दूसरा जो रिएक्टेंट है वो चाहे जितनी मर्ज़ी मिकदार में पाया जा रहा हो। तो द लिमिटिंग रिएक्टेंट इज़ द रिएक्टेंट दैट इज़ कम्प्लीटली कंज्यूम्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, जो मुकम्मल तौर पे कंज्यूम हो जाए पहले ही। ठीक है, तो उसको हम लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। यहाँ पे आयरन और सल्फ़र की मिसाल ली गई है, Fe+S आयरन सल्फाइड। तो ये 1:1 का है। इसमें क्या है कि 4 जो है हमने आयरन के लिए हुए हैं एटम्स, और 3 जो हैं वो सल्फ़र के लिए हुए हैं। तो यहाँ से साफ पता चल रहा है, नज़र आ रहा है कि कौन सी जो चीज़ है वो पहले ख़त्म हो जाएगी। सल्फ़र ऑब्वियसली ख़त्म हो जाएगा, इसने पहले रिएक्ट कर लेना 3 चीज़ों के साथ। और आयरन चाहे यहाँ पे 1 की बजाय 10 भी पड़े हों तो पड़े रहें, ठीक है, वो कोई फ़ायदा नहीं है।
आगे ये एवोगैड्रो नंबर है, ये मुझे कुछ इंपॉर्टेंट लगा तो इस वजह से मैंने इसकी भी स्लाइड ऐड कर दी है। तो एवोगैड्रो नंबर जो है 1811 में एवोगैड्रो ने इस लॉ को बताया था कि हाइपोथेसिस दी थी। उन्होंने कहा था कि इक्वल नंबर ऑफ ऑल द आइडियल गैसेस कंटेन इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। यहाँ पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर भी कह सकते हैं, तो उनके अंदर इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। सही है। और फिर मुझे ये एक जगह पे कंपाइल सा डाटा मिला था, काफ़ी अच्छा लगा, सोचा शेयर कर लूँ। तो इसमें क्या है कि एक मैप दिया हुआ है बेसिक कॉन्सेप्ट्स का, स्टिशियोमेट्री, फार्मूला नंबर, कंपाउंड, एग्जैक्ट नंबर। तो इसको एक दफ़ा आप लोग अच्छे तरीके से देख लें। अगर समझाने बैठ जाऊँ तो ये पूरा लेक्चर बन जाना है यहीं पे। जैसे ये यहाँ पे समझा ही देती हूँ। मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन यहाँ पे निकल रही है। तो मोल फ्रैक्शन ए की जो है वो नंबर ऑफ ए ओवर, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए ओवर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस बी। ठीक है। फिर क्लासिफिकेशन की गई है, प्योर में हुई है, फिर मिक्सचर में हुई है। मिक्सचर कौन कौन से होते हैं, होमोजीनियस है, हेट्रोजीनियस है। प्योर में क्या क्या चीज़ें आती हैं, एलिमेंट्स आ जाते हैं, कंपाउंड्स आ जाते हैं। फिर मैटर जो है वो कौन, मैटर जो है एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस। तो मैटर में चीज़ें आती हैं सॉलिड, लिक्विड, गैसेज। ठीक है। इनकी प्रॉपर्टीज़ का थोड़ा बहुत आपको इल्म है ही। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिर मैटर जो हैं वो आगे डिस्कस की गई हैं। फिर इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री जो है वो कि ह्यूमन नीड में कहाँ कहाँ पे ये काम आई है। तो ये इसका अपर पोर्शन जो है इसमें आ जाती है मोलैलिटी मैस परसेंट। ठीक है। फिर ये इनके फार्मूलाज, फिर एटॉमिक मैस यूनिट AMU, ये वाला फार्मूला मैस, मोलर मैस। ठीक है। इनके फार्मूले सारे। फिर हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, ये उनके स्टेप्स। और डील्स विद द कैलकुलेशन ऑफ स्टिशियोमेट्री। और दूसरा काम क्या होता है कि कैलकुलेशन और जो है एटॉमिक मैसेज की और प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की, उसकी कैलकुलेशन हमें बताती है। फिर आ जाती है हमारे पास सॉरी हाउ टू डिटरमिन द एम्पेरिकल एंड फार्मूला मैथ्स। तो ये उनके जो हैं स्टेप्स आ जाते हैं सारे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप लोग बहुत बेहतर है कि एक दफ़ा वीडियो को पॉज करें और अपने रजिस्टर के ऊपर इसका ये इसी तरीके से छोटा सा मैप बना लें। पूरे चैप्टर को यहाँ पे क्लोज आप लोग कर सकते हैं। ठीक है। एक मैप बना सकते हैं, अच्छे से समझ आ सकती है। तो थैंक यू। अगर कोई चीज़ रह गई हो या मज़ीद कोई चीज़ ऐड करनी हो तो कमेंट्स में बता सकते हैं।